गुड इवनिंग एंड आई वेलकम। देखो हमारा डिस्कशन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये एग्जाम के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहेगा। हमने आपको बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल डी में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो डी डी ब्लॉक है। लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं थे। कौन कौन से नहीं थे, जैसे हमने बताया जिंक, कैडमियम और मरकरी जो थे ये ग्रुप 12 में थे स्टूडेंट। इनके पास पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं है ग्राउंड स्टेट में, या फिर एक कोई भी कॉमन ऑक्सीडेशन, तो इनको डी ब्लॉक में रखा गया है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। और हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या बता रहे थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो इन बिटवीन रखे गए एस और पी के बीच में, ये ट्रांजिशन हो रहा है प्रॉपर्टीज का। जब आप एस से पी में जाते हो तो डी का एक ब्लॉक बीच में आता है, और उसी ब्लॉक में से निकले ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 में पीरियड 6 में निकला लेंथेनाइड्स, और ग्रुप 3 में पीरियड 7 में निकला एक्टिनाइड्स। मतलब ये सारी बातें हमने बताई आपको, प्रीवियस लेक्चर्स में दिखाया लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, एक्टिनाइड्स क्या होते हैं। आपने क्या देखा इनकी जनरल प्रॉपर्टी स्टूडेंट, ये सब मेटेलिक शो प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ये डक्टाइल हैं, ये मेलेबल हैं, हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, मेटेलिक लस्टर है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ये सारी ही प्रॉपर्टी जो मेटल्स में होनी चाहिए वही है। बोलो, ये सब मेटल्स हैं। हाँ जी सर। लेकिन ये जैसे हमने लिखा, ट्रांजिशन मेटल्स विद एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्करी आर वेरी मच हार्ड। देखो इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। हमने क्या बताया आपको स्टूडेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, कोई भी क्वेश्चन बनेगा पेपर में। ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं ये, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई। अब किससे हाई मैं कंपेयर कर रहा हूँ? देखो जो दूसरे मेटल कौन से हैं, एल्कली मेटल। अगर मैं इनको कंपेयर करूं स्टूडेंट, इनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले जो मेरे पास हैं, ये कौन से हैं, एल्कली और एल्कलाइन मेटल्स वाले। ये भी मेटल होते हैं, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? देखो इसके अंदर जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट, मतलब जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, इंटर मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो रही है, इंटर मेटेलिक बॉन्डिंग जो है ये स्ट्रॉन्गर है किसमें, ये जो ट्रांजिशन है, एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा इनकी इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग क्यों होगी? तो मेटेलिक बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन है एच में और डी में। इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, इनमें n-1d और ns दोनों ही, ये सभी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं इन बॉन्डिंग। तो ये सब मेटेलिक बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उनके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई हो जाते हैं। क्या होते हैं? हाई हो जाते हैं। जबकि एल्कली मेटल का क्या था, सिर्फ ns वाले इलेक्ट्रॉन थे, 1 to 2 जो आपने देखे थे। तो इसमें सिर्फ s ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व था मेटेलिक बॉन्डिंग में। इसमें d वाले भी हैं, n-1d मैंने लिखा, मतलब 3d4 ऐसा है, जैसे 4d5 ऐसा, इस तरह 3 सीरीज मैंने आपको बताई। तो जब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हायर। और यहाँ पर जैसे ग्राफ हमने दिखाया आपको, ये दिख रहा है ग्राफ, ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये एटॉमिक नंबर है, दिख रहा है? हाँ तो जी क्या सर। क्या दिख रहा है आपको? ये जो ग्राफ हमने बनाया स्टूडेंट, दो एक्सिस मैंने ली हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट ऐसे वाई एक्सिस की तरफ, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, इंक्रीज हो रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, 10 पावर 3 केल्विन में दिखाए गए हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, और इस तरफ एटॉमिक नंबर है। तो आप क्या देख रहे हो इसमें, ऐसा लग रहा है कि ये पहले इंक्रीज हुए, मिडल में पहुंचे, तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसे लग रहे हैं जैसे इंक्रीज हो रहे हैं स्टूडेंट, और फिर ये मिडल में मैक्सिमम आ जाते हैं, मिडल में मैक्सिमम हो रहा है मैक्सिमम, और उसके बाद फिर ये डिक्रीज हो रहे हैं, फिर फॉल कर गए। तो ये ट्रेंड दिख रहा है मेल्टिंग पॉइंट का, दिख रहा है, ये इंक्रीज हुआ, फिर ये नीचे आए, फिर ये हाँ नीचे, जी। ये मिडल में ऊपर गई, ये ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, इस तरह से दिख रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है? फिर ऐसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में क्या है? कि हम ये कह सकते हैं कि ये मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं स्टूडेंट विद इंक्रीज इन, जल्दी से बताइए, विद इंक्रीज इन किस, क्या इंक्रीज हो रहा है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो हो ही रहा है, लेकिन उसके बाद तो फिर उसके बाद तो कम भी हो रहे हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। मिडल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाते हैं। कहां पर? मिडल। जब मिडल आ जाता है D5, वो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद क्या होगा? जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे D6, D7, D8, तो पेयरिंग स्टार्ट होगी। क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। तो ये भी एक ट्रेंड हो गया कि जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है स्टूडेंट, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग है, इंटर एटॉमिक जो मेटल्स के अंदर इंटर एटॉमिक जो मेटेलिक बॉन्ड बन रही है, मेटेलिक बॉन्ड बन रही है स्टूडेंट, या इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट इज मोर फेवरेबल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे विद इंक्रीज इन किसमें? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। बात समझ में आ गई? तो जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेटेलिक बॉन्डिंग। इसी के कारण मेल्टिंग पॉइंट भी, जब पेयरिंग शुरू हो गई, यहाँ पे पेयरिंग शुरू हो गई, हम देख रहे हैं ये यहाँ पर कॉपर का क्या है, ये और भी नीचे आ गया कॉपर इस ग्रुप में, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। तो अगर क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपको पता है? 4s1 3d5। तो यहाँ पे देख रहे हो कितने? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर फॉल हुआ मैंगनीज में, क्योंकि जो मैंगनीज के अंदर हाफ फील्ड वाली जो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और यहाँ पर जब आप आए, कैसे चल रहे हैं? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। आयरन के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? क्या आता है? कहाँ चले गया? आयरन के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, तो मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, स्कैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, स्कैंडियम, टिटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? अरे नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये शो कर रहे हैं आपको कि यहाँ पर देख रहे हो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिख रहे हैं, और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। D6 आएगा तो D6 में पेयरिंग हो जाएगी, D7 पेयरिंग शुरू हो गई। तो इसके कारण जो मिडल में हमने देखा, सबसे ज्यादा जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, वहां पे जो रिजल्टेंट बॉन्डिंग हुई है स्टूडेंट आपस में, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। तो इसलिए हम ये ट्रेंड हमें दिखा है, ये ट्रेंड हमें दिखा है, ठीक है। और ऊपर क्या वो, जब ये 3D सीरीज थी, ये वाली 4D है, ये 5D है, और जैसे जैसे हम 3D से 4D में आए और 4D से 5D में आए, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। 4D वालों के मेल्टिंग पॉइंट इनसे ज्यादा, 5D के इनसे ज्यादा। ये क्या शो कर रहा है स्टूडेंट? तो ये मेल्टिंग पॉइंट भी है, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी, अभी हम एक ग्राफ दिखाएंगे, वो भी ऐसे ही आ रहा है। तो ये क्या शो हो रहा है कि इनके अंदर जब जब ये, जैसे जैसे हम हैवियर एलिमेंट्स की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या हो रहा है? ग्रेटर ग्रेटर जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, उतनी मेटेलिक बॉन्डिंग भी जो है वो स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। तो ये ट्रेंड हमें दिख रहा है, ये ट्रेंड हमें दिख रहा है स्टूडेंट। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी देख रहे हो आप, बढ़ते जा रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी जो है वो भी बढ़ेगी स्टूडेंट, क्योंकि इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस बढ़ेंगी। जैसे कि अब देखो, ये जो ग्राफ है, ये किस चीज का ग्राफ है स्टूडेंट्स? ये जो ग्राफ मैंने शो किया, एंथैल्पी।
ये एंथैल्पी ऑफ Atom एटम, of atomization. तो ये मेरी 3D सीरीज है स्टूडेंट, ये 4D है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, तो इसी को हम देख रहे हैं कि ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। तो जैसे जैसे आप, क्या हो रहा है कि एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन of this is an important factor in accounting for occurrence of much more frequent metal bonding in compounds of the heavy transition element. तो जो heavier transition elements है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो heavier transition elements है स्टूडेंट्स, 3D से 4D में जाएंगे, 4D से 5D में जाएंगे, तो ये heavier होते जा रहे हैं, इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे नीचे जा रहे हो स्टूडेंट्स, तो इनकी ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन हो रही है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट? व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? क्या होती है कि आपके पास ये मेटल है, इसमें से आप एटम को तोड़ तोड़ के बाहर निकाल रहे हो, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और अगर मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी स्टूडेंट, अगर हो क्या रहा है कि अगर ये मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मतलब स्ट्रॉन्गर हो गई। अगर ये मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो गई तो उसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट? तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बढ़ जाएगी। व्हाट विल हैपन? देयर विल बी इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो फिर आप देख रहे हैं जो ट्रेंड हमें दिखा कि मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जहां पे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वहां आई, और फिर हेवियर मेटल्स में ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो गई है, जिसके कारण एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो हेवियर मेटल्स की है स्टूडेंट, वो लाइटर एलिमेंट से ज्यादा है। बोलो, बात समझ में आ गई? नोट कर लिया? नोट कर लो, नोट कर लो, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनको नोट करो, ठीक है। ये सारा हो गया सर। हो गया? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे स्टूडेंट। देखो यहाँ पर हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा, ये टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपकी किताब में, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, ये हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आप देख रहे हैं, ये कैसे इंक्रीज होती है, और ये मिडल में, और उसके बाद फिर आपने देखा कि यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ी है स्टूडेंट, और फिर बाद में ये डिक्रीज हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गई है, तो वो मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग कम हो जाती है, वीक हो जाती है। अब यहाँ पर देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनिक रेडियस है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और डेंसिटी है। आप देखते हैं कि जो रेडियस की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए ये हमारा मेटेलिक या आयनिक रेडियस क्या है, मेटेलिक रेडियस। तो अगर हम वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस देखें, अब मैं कह रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। देखो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सेम 3D में बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ 3D1 था, 3D2, 3D3, तरह से हम एटॉमिक नंबर जब बढ़ रहा है स्टूडेंट, ये एक एक बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स किस में ऐड हो रहे हैं, 3D। तो 3D में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं यहाँ पर, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ा तो 3D में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। और हमें क्या दिख रहा है, एटॉमिक रेडियस देखो 164 था ये पहले, फिर 147, ये डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है डिक्रीज। हाँ जी। स्कैंडियम से लेके ये क्रोमियम तक, जब मैं स्कैंडियम से क्रोमियम में गया तो कितने पिकोमीटर है, ये पिकोमीटर में 164 पिकोमीटर है इसका एटॉमिक रेडियस, इसका कितना है 129। तो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हो क्या रहा है स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पर क्या आए थे, इसमें 3D1 था, फिर 3D2 हुआ, 3D3 हुआ, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डी में भरे जा रहे हैं, ये 3D5 4s1। तो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, सेम ऑर्बिटल में जा रहे हैं 3D में,
जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो जो डी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो अब क्या होगा कि नेट जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्या कह रहा हूं मैं, नेट न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर मतलब पॉजिटिव, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं 100, ऐसे ऐसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा है स्टूडेंट। तो नेट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, हो रहा है नेट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो उससे क्या होगा, जो अट्रैक्शन हो रही है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से हैं इसमें आपने देखे, ये 3d है और यहाँ पे 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट है स्टूडेंट, उसको कौन से इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं, 3d वाले। लेकिन 3d वालों की शील्डिंग जो होती है वो पुअर होती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं। जो 3d इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, उनकी शील्डिंग जो है इफेक्टिव नहीं है, नॉट सो इफेक्टिव। तो इनकी शील्डिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो उसका क्या होगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इंक्रीजेस फॉर द आउटर मोस्ट, तो उनके रेडियस जो होते हैं स्टूडेंट वो डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये मिला। उसके बाद क्या हुआ, ये वेरिएशन इन एटॉमिक और आयनिक साइज की ही बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद देख रहे हो ये थोड़ा सा बड़ा है, फिर ये ऑलमोस्ट सेम हो गया, और फिर ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्रोमियम के बाद देख रहे हैं मैंगनीज। तो यहाँ पर जब मैं मैंगनीज पे गया, क्रोमियम मैंगनीज, यहाँ पर आयरन पे आया स्टूडेंट, कोबाल्ट, स्कैनियम, वेनेडियम, क्रोमियम मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ, ऑलमोस्ट सेम हो गए। ये 126, 125 ये सब सेम हो गए यहाँ पे, देख रहे हो इनके ऑलमोस्ट सेम हो गए स्टूडेंट रेडियस, आयरन से निकल तक। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज हुआ। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देख लिया तुमने यहाँ पर साइजेस को। तो मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट, हम क्या कह रहे हैं, द atomic volume of d block element in any series decrease with increase in atomic number. The decrease is not regular, ये decrease regular नहीं है। Atomic radii tend to reach maxima near the middle and increase slightly towards the end of the series. ऐसा हुआ, yes और no, जल्दी बताओ, बोलो। तो इसका क्या रीजन दे रहे हैं हम, आपने ये कहा कि with increase in atomic number, सबसे पहले एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। तो फिर न्यूक्लियर जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अगर शील्डिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाए तो वो फिर क्या होता है, अगर इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड कर लें आउटर वाले, तो उनके पास न्यूक्लियर चार्ज कम पहुंचता है। और यहाँ पर 3d की जो शील्डिंग है स्टूडेंट वो इफेक्टिव नहीं है, 3d शील्डिंग इज नॉट वेरी इफेक्टिव। तो इसके कारण क्या हुआ, देयर इज ए स्लो एंड स्लाइट डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियम, ठीक है। बट व्हेन, सेकंड में क्या हुआ, व्हेन मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन डी, व्हेन मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन डी, अब जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी में हमने डाल दिए स्टूडेंट, अब क्या होगा फिर, अब क्या हुआ जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से क्या होगा कि वो पीछे फेंकेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो साइज में थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, साइज में थोड़ा इंक्रीज हो सकता है स्टूडेंट। तो विद इंक्रीज इन मोर इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी मोर, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होंगी। और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, साइज में थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो वी सी द स्लाइट इंक्रीज इन साइज। कहाँ पे दिख रहा था साइड, स्लाइड तुमने देख ही लिया, ये वैल्यू यहाँ देख रहे हो, ये इंक्रीज हो गया 125 से
तो यहाँ पर लास्ट में देख रहे हो थोड़ा साइज इंक्रीज हो गया, ये आपका लास्ट वाला जिंक कॉपर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी शुरू हो गई है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब रिपेल करेंगे तो क्या होगा, वो पीछे फेंकेगा, मतलब जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से थोड़े से। तो वो साइज में एक जो अट्रैक्ट करता है वो न्यूक्लियस है, और ये जो इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन का साइज, ये बढ़ा रहा है साइज को, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को डिक्रीज करता है। तो दोनों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है उसका रिजल्ट हमें मिलता है। यहां तक नोट हो गया, साइज को नोट कर लिया, 1 मिनट सर। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी सर। अब और इंटरेस्टिंग बात क्या देख रहे हैं हम स्टूडेंट्स कि अगर अब हम एक 3D सीरीज है मेरी, और ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो क्या होगा कि आपको पता है जैसे जैसे मैं नीचे जाऊं तो ये शेल देख रहे हैं, शेल शेल नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं। ये 3D था तो इसके साथ में 4s था, ये 4D था तो ये 5s है, 5s 1 to 2 है, और इसमें कौन से 5D वाले में 6s है। तो ऐसे 4s 5s 6s तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे शेल 4 थे, यहाँ पे 5, एक शेल और ऐड हो गया, यहाँ पे एक शेल और ऐड हो गया। तो जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं तो साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए एज यू गो फ्रॉम 3D to 4D, और 4D से 5D में जाऊंगा तो क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स का साइज क्या होना चाहिए, एटॉमिक साइज शुड इंक्रीज। बोलो यस और नो। हाँ जी। तो हमें क्या मिला जब हमने कंपेयर की, 3D से 4D में जब हम गए तो साइज इंक्रीज हुए, क्या हुआ, साइज इंक्रीज हुए। लेकिन जब 4D से 5D में स्टूडेंट गए तो इनका साइज, 5D का साइज जो था वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 4D हो गया। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको नोट करो फिर मैं आगे चलता हूँ। हर पॉइंट को नोट कर लो, ये क्वेश्चन आने वाला है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट किया जाए। हो गया सर। अच्छा, वेरी गुड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं लिखा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाला है, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर वो साइज सेम है, वो उसका आंसर ये है। हाँ उसका आंसर ये है, अभी वही बता रहा हूँ, वेरी गुड, यही मतलब है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये एलिमेंट मैं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, ये वाली है मेरी 3D सीरीज, ये वाली है 4D, और ये ऊपर वाली है 5D। 3D का साइज तो कम है और 4D का ज्यादा है, ऐसा होना चाहिए। मैंने क्या बताया, क्या दिख रहा है, ये जो ग्राफ है स्टूडेंट ये किस चीज का, रेडियस, और यहाँ पर मैंने 3 सीरीज ली है, ये वाली मेरी 3D सीरीज है, ये कौन सी ट्रांजिशन मेटल सीरीज है 4D है, और ये कौन सी है 5D, ठीक है, 3 सीरीज हाँ है, जी। इनके कलर भी अलग अलग दिखाई देंगे। रेडियस आप देख रहे हैं कि ये 3D सीरीज में तो हमने बताया पहले रेडियस कम होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम हो गया या इंक्रीज, उसका रीजन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यहाँ पर अट्रैक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी तो कम हो गया, क्योंकि 3D की स्क्रीनिंग जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन जब रिपेल करेंगे तो साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो 2 फैक्टर ऑपरेट कर रहे थे और इनमें भी ऐसा दिखा। तो सबसे पहली बात यह है कि as we move from 3D to 4D series, what we find student at atomic radius increases, increase हो गया, इसका रीजन भी हमें पता है, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल, ठीक है, शेल ऐड हुए तो साइज बढ़ गई, यही उम्मीद थी। अब क्या हुआ, as we move from 4D series to 5D series,
the size of elements of 5D series is almost equal to 4D series. This is called lengthened contraction. इसे हम क्या बोलते हैं? lengthened contraction. ठीक है जी. अब इसका रीजन क्या है? What is the reason for lengthened contraction? इसका रीजन बताओ. रीजन, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टूडेंट lengthened contraction? बताओ क्या रीजन दे रहे हैं आप? टेल मी द रीजन स्टूडेंट. अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेक करो. जब आप 4D से 5D सीरीज में जाते हैं स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस? दिस इज ड्यू टू as we move from 4D to 5D series student, what happens? अब हुआ क्या है? intervention. This is due to intervention. किसका इंटरवेंशन हुआ है? 4f orbitals. intervention of students 4f orbitals which are filled student before 5D series elements. तो हुआ क्या है कि 5D के ऊपर जाने तक 4f के ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ते हैं. कितने? ये वाला भर जाता है. पता है ना 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4f 14. ठीक है. सो ये क्या होता है फिर? इससे क्या होता है? जो 4f ऑर्बिटल भर गए, द स्क्रीनिंग of 4f orbital, the screening of 4f orbital electrons is very poor. इसकी स्क्रीनिंग क्या होती है? पुअर स्क्रीनिंग होती है. पुअर स्क्रीनिंग से क्या होगा स्टूडेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर और इम्परफेक्ट शील्डिंग? ठीक है. तो जो स्क्रीनिंग हुई है, शील्डिंग ऑफ 1 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन. तो इसकी जो स्क्रीनिंग हुई है वो पुअर हुई है. अगर स्क्रीनिंग पुअर हो गई, 4f ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है कि वो डिफ्यूज होते हैं. वो क्या होते हैं? डिफ्यूज होते हैं. उनके पास रास्ता बना होता है. जो न्यूक्लियर की अट्रैक्टिव फोर्स है वो आखिरी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वहां तक स्ट्रांगली पहुंच जाए. क्या होता है कि 4f की शेप क्या है? 4f जो ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट, दे आर डिफ्यूज्ड एंड लार्ज इन साइज. और उनके पास जगह है जो कि न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींच सकती है, वो उसको एक्सपीरियंस कर सकती है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है. स्क्रीनिंग पुअर है तो क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज. सो द स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इज पुअर. तो therefore there is a contraction in the atomic size. इसी कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? lengthened contraction. तो ये एक रीजन है. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपके पेपर में पूछा जाने वाला है क्वेश्चन स्टूडेंट. देखो यहाँ पे इसमें जिरकोनियम है. देखो यहाँ पर ये 2 एलिमेंट दिख रहे हैं. ये ऑलमोस्ट सेम साइज के हो गए. ये भी सेम साइज के हो गए. ये देख रहे हो, ये जिरकोनियम है Zr. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि जिरकोनियम जो है स्टूडेंट, ये कि 4D सीरीज का एलिमेंट है. और 5D सीरीज का एलिमेंट कौन सा है? हैफनियम. ये 5D सीरीज का हैफनियम है. 5D का हैफनियम है स्टूडेंट और जिरकोनियम 4D का है. इनके एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है. देख रहे हो कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चन आने वाला है. कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है. क्या हुआ कि एटॉमिक साइज किसका सेम हो गया? ऑलमोस्ट
किसका सेम हो गया? एटॉमिक साइज ऑफ जिरकोनियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ एफ। ठीक है, थर्ड 3D से 4D में साइज बढ़े और 4D और 5D के ऑलमोस्ट सेम हो गए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जिरकोनियम जो है उसका 160 पिकोमीटर है साइज। कितना है? 160। और हैफनियम का 159 पिकोमीटर है। तो ये देख लिया, जिरकोनियम 4D सीरीज का एलिमेंट है और हैफनियम कौन सा है? 5D का। इनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया। दे हैव द सिमिलर एटॉमिक रेडियस, so they have very similar atomic radii। इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन आया पेपर में। they have similar physical and chemical properties। वो they have similar, कौन से? zirconium and hafnium, they have similar physical and chemical properties। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, नोट किया जाए। कर लिया नोट? किस किस का बताया मैंने? जिरकोनियम और हैफनियम, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों हो गई? क्योंकि इनके साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। क्यों है इक्वल हो गए साइज? बताओ रीजन। इनके साइज इक्वल क्यों हो गए? क्या लिखेंगे? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो मैंने लाल पेन से लिखा, इसलिए इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इनको नोट कर लिया। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले। लिख लिया, लिख लिया, वेरी गुड। फिर आगे चलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स कि आयनाइजेशन एंथैल्पी पर आ गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है स्टूडेंट? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, कोई भी ले लो, स्कैंडियम 10। अगर मैंने पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव किया स्टूडेंट, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो क्या होगा? जब न्यूट्रल गैसियस एटम में ये मेरे पास मेटल होता है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। और आपने इनके देखा, जैसे मैंने 3D सीरीज लिखी, तो इनका कैसे आपने देखा था? आपने देखा भाई 4s2 3d1, यही देखा, आगे आर्गोन था। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा? 4s से जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने जा रहा है स्टूडेंट, किस में से निकलेगा? 4s से पहले। ठीक है। दूसरा भी 4s से जाएगा, उसके बाद d से निकलना शुरू। बात समझ में आई? मैं इसको ऐसे लिख दूं 3d4s। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकलने वाले हैं, 1 और 1 2। उसके बाद में यहाँ से जाने वाले, यहाँ पे 1 से 10 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो 3D सीरीज है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में पता है। अब होता क्या स्टूडेंट की, ये जो एनर्जी चाहिए मुझे, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तरीके से हमें ऑलरेडी पता है कि जनरली हमने क्या बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है स्टूडेंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जनरली मैं कह सकता हूँ, देखो जिसका एटॉमिक रेडियस कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा आउटर इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ, वो ज्यादा एनर्जी चाहिए मुझे निकालने के लिए। बोलो सही है गलत है? लेकिन यहाँ पर साइजेस में भी देख लिया तुमने, साइजेस भी रेगुलर नहीं थे। तो आयनाइजेशन फर्स्ट रो एलिमेंट्स की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है स्टूडेंट, वो जो ट्रेंड दिख रहा है आपको, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, देख रहे हो ऐसे दिख रहा है कुछ, ये वैल्यू पहले देख रहे हो इस तरह से चल रही है, ये इंक्रीज हुई, फिर पहुंची मैक्सिमम, फिर ये कम होगी, थोड़ी सी स्लाइड डिक्रीज हो गई। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज आपको दिख रही है स्टूडेंट, वो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे अगर साइज डिक्रीज हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी विद डिक्रीज इन साइज। बोलो सही लिखा मैंने, गलत लिखा? अगर साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट। तो इसलिए इनके कोई बहुत रेगुलर ट्रेंड्स हमें नहीं दिखेंगे। अगर हम, हमारे पास टेबल है, अगर टेबल है तो देख लेते हैं वैल्यूज, कोई बात नहीं एक बार। इसीलिए टेबल हमने लिया था एनसीईआरटी किताब से स्टूडेंट, उसमें हमारे पास ये वैल्यू थी। कहाँ पर है वो वैल्यू? देख रहे हो, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 631, ये 656 हो गई, बढ़ गई, ये ऑलमोस्ट सेम हो गई, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, फिर बढ़ी,
फिर बढ़ी, फिर ऑलमोस्ट सेम हो गई, फिर थोड़ी कम हुई है, थोड़ी कम हुई है, फिर बढ़ी। देख रहे हो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी? हाँ जी। तो ये मैं नहीं कह सकता कि ये सारी की सारी इंक्रीज कर रही है, ऐसा ट्रेंड नहीं दिखा मुझे। तो यहाँ पर हमने ग्राफ भी दिखा दिया, ये ग्राफ भी है हमारा, देख रहे हो? ये वैल्यू पहले यहाँ थी, ये वैल्यू हमें दिख रही है स्टूडेंट्स, यहाँ से शुरू हुई, ये यहाँ आई, ये बढ़ रही है, ये बढ़ी, ये बढ़ गई, फिर ये डिक्रीज कर गई। तो इस तरह से ये आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो है, तो इंक्रीज भी तो डिक्रीज इन साइज जनरली मैं कह सकता। तो दूसरा किस चीज पर डिपेंड करेंगी? देखो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब क्या होता है? आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, एक तो जा चुका, अब दूसरा निकालूंगा तो क्या होगा? इसे क्या बोलते हैं? सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये कौन सी है? चलो दोबारा से लिख देते हैं, डाउट ना। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये हमेशा फर्स्ट से ज्यादा होती है इसकी वैल्यू। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालता हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब मैं निकालता हूँ स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि ये जो 3d और 4s ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज है। तो एक इलेक्ट्रॉन एस से जाता है तो दूसरा क्या करता है, वो डी में चले जाता है। क्या होता है, यूनिपॉजिटिव आयंस जो होते हैं स्टूडेंट, उनके अंदर क्या होता है, यूनिपॉजिटिव आयंस जब बन जाते हैं स्टूडेंट, यूनिपॉजिटिव आयंस, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी हो जाती है। क्या होती है? इसे बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है स्टूडेंट, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी की हो जाती है। क्या होती है? रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी की हो जाती है, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी हो जाती है, रियल। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइजेशन क्या होती है स्टूडेंट? दे हैव डीएन कॉन्फ़िगरेशन, जो एस वाला, दे हैव डीएन कॉन्फ़िगरेशन with no electron in s, with no electrons in s orbital। तो s वाले जो 4s वाले हैं ना, वो एक इलेक्ट्रॉन देता था, वो भी डी में चला जाता है, इसे बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो इस एनर्जी से वो कुछ एक्सचेंज एनर्जी को गेन कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए हो जाता है। सम गेन इन एक्सचेंज एनर्जी टेक्स, तो क्या कहता है, दे गेन सम एक्सचेंज एनर्जी। सो सम गेन्स इन एक्सचेंज एनर्जी टेक्स, एक्सचेंज हो जाती है एनर्जी। तो कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एस टू डी। सो देयर इज जनरली एक्सपेक्टेड ट्रेंड इन values, so the what will happen, effective nuclear charge increases। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। क्या कर रहा चले गया? क्या होता है इसका स्टूडेंट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो इसके कारण हमें कुछ ट्रेंड्स जो होते हैं स्टूडेंट, उसमें थोड़ा वेरिएशन आता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो उसमें जो इनकी वैल्यूज, इसलिए आप देख रहे हो कि ये इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, फिर ये अचानक डिक्रीज हो गया यहाँ पर। तो इसके कारण इनके जो आयनाइजेशन एनर्जीज होती है स्टूडेंट, सो जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस वैल्यू आती हैं। इस केसेस में ये रीऑर्गेनाइजेशन के कारण होता है, जबकि जिनमें ये रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता उनमें ये चीज हमें नहीं मिलती। तो वेल, जो इसलिए क्या होता है, क्रोमियम, इसलिए ये जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो थोड़ी इंक्रीज कर जाती है, क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, 4s1 3d5। तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है, तो कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई। क्रोमियम में एस में इलेक्ट्रॉन अब है ही नहीं, एक निकलने के बाद क्रोमियम प्लस बन गया, तो अब क्रोमियम इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसमें कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। किस केस में? क्रोमियम। तो वैल्यू ऑफ क्रोमियम जो होती है वो लोअर हो जाती है,
ठीक है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी चेंज इन द डी कॉन्फ़िगरेशन, इन नो चेंज in D configuration, and therefore the ionization enthalpy, second ionization enthalpy of chromium वो क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है, कम हो जाती है स्टूडेंट। तो इसमें कोई चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से जहां पर चेंजेस नहीं हो सकती तो हम वहां देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक की नहीं दिखाई, लेकिन जिंक की इससे भी हायर हो जाती है। अब जिंक की हायर क्यों होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी ये डिपेंड करती हैं आयनाइजेशन। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट्स? जिंक क्या है, उसका क्या है? जिंक क्या होती है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, 4s2 और 3d10। आप देख रहे हैं ये डी का, इसका कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो आयनाइजेशन जो है, अगर हमने इसकी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये 3d10 बन जाएगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, वो एनर्जी और भी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो जिंक की बहुत हाई हो जाएगी, बिकॉज 3d इज कंप्लीटली फिल्ड। तो इसमें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी, किसमें, Zn में, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली फिल्ड एंड वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स। तो ये फैक्टर्स हैं। और जिसी तरह जैसे मैंगनीज है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है, तो ये है 4s2 3d5। तो अगर मैंगनीज 2+ बन गया स्टूडेंट तो ये 3d5 है, ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड भी एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो d5 और d10 जो होते हैं स्टूडेंट, उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल होगा और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन सी, फर्स्ट और थर्ड। तो एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड की, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड की स्टूडेंट, और रीऑर्गेनाइजेशन जब हो गई, जब एक इलेक्ट्रॉन एस से निकल गया तो दूसरा एस वाला भी डी में चले गया, तो उसके कारण उसने एक्सचेंज एनर्जी गेन कर ली, तो उसके लिए फिर ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी। तो इस तरह से ये जो वेरिएशन हमें दिखी है आयनाइजेशन एंथैल्पी की, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, इसीलिए हमने ये पेपर में आपको बताया। इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन भी बताएंगे आपको, कौन सा क्वेश्चन आया था, क्या हुआ था, इसको नोट कर लो स्टूडेंट, नोट कर लो, ठीक है। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं फिर, क्या अब और आगे चलते हैं स्टूडेंट। जैसे क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटॉमिक, क्या आंसर बताया था आपने इसका, क्या आंसर बताया था हमने? क्योंकि इनके अंदर जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर है। क्या है, क्यों स्ट्रॉन्गर है, ये भी तो उसमें बताया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, मैंने बोला कि इसमें 4s वाले और 3d, मतलब s और d, n-1d और ns ऑर्बिटल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, बोथ आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ आ गई? जितने ज्यादा ऑर्बिटल्स, जितने ज्यादा ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो n-1d और ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग, और n-1d एंड ns ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स कह सकता हूँ, चलो मैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो जितने ज्यादा होंगे, और फिर हमने ये भी देखा था कि जहाँ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वहां पर बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट, ये क्वेश्चन आया पेपर में, इसका क्या आंसर लिखा आपने? तो जिंक की सबसे कम क्यों होगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताओ,
fully क्या है? filled, 3D10 है। fully तो filled है। इसका जो 3D ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। क्या है? 3D ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। जब ये कंप्लीटली फिल्ड है तो इसके अंदर जो मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो वीक हो जाएगी। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसलिए क्या होगा? इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। उसका रिजल्ट क्या होगा भाई? ऐसे जिंक के एटम पड़े हुए हैं, ये जिंक के एटम, ये जिंक के एटम, ये जिंक के, ठीक है, बहुत सारे हैं। अब इनके अंदर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड नहीं बना सकते। बना सकते हैं, पेयर्ड है वो। अगर अनपेयर्ड होते तो क्या करते? वो अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे आपस में पेयर अप हो जाते हैं पेयर अप, तो बॉन्ड बना लेते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब इसके पास है ही नहीं। समझ में आ गया? ये इतने सारे एटम हैं, जैसे मैंने जिंक का पीस रख दिया, तो कितने सारे, बहुत सारे, एक मोल में 10⁻23 6 इंटू इतने सारे एटम्स हैं, लेकिन उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो फिर वो क्या करेंगे? उनकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी क्या होगी? बहुत वीक होगी। अगर अनपेयर्ड होते हैं तो आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो लोग करते हैं। जो पेयर्ड वाले होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल कर लेते हैं। Repel कर। तो फिर उनकी बॉन्डिंग वीक हो गई, तो इस केस में बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। अगर बॉन्डिंग वीक हो गई तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा और इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो मैं बताइए जल्दी डिस्टिल हो जाता है। इसको डिस्टिल कर सकता हूँ मैं, जरा हीट करूंगा तो इसके वेपर्स बन जाएंगे। हीट करूंगा तो ये लिक्विड से, लिक्विड के बाद में गैस वेपर स्टेट में आ जाएगा। समझा? और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता। क्या क्या बता रहा हूँ? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटम। समझ में आ गया? तीनों चीजें एक चीज से रिलेटेड है। किस पे डिपेंड करती हैं? कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इनके अंदर। अगर ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे सारे एटम एक दूसरे को, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी एक एटम को तोड़ के बाहर निकालने, उसको डिस्टिल करने में, उसको लिक्विड बनाने में। पहले मेल्ट करूंगा तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को बॉइल करूंगा तो वेपर। वेपर का मतलब क्या? वो मॉलिक्यूल, एटम वहां से बाहर आ गया, तो बाहर आने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बात सही है गलत है? जल्दी बताओ। हाँ जी। समझ में आ गया? चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सीरीज? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो एल्कली मेटल है। चलो, the number of unpaired electron in gaseous species of this disease are set are and most of the stable species is 432 432 4333. Number of unpaired electron in gaseous species, इनके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर ही बता सकते हैं। वेनेडियम है, ये क्रोमियम है Cr, ठीक है, क्रोमियम 3+, होगा ये क्रोमियम 3+, मैंगनीज 3+, क्रोमियम 3+। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन पता ही है, उसके बेस पे आप निकालो कितने होंगे। The number of unpaired gaseous species of Mn3Cl3r and are the most stable species. वो तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालो और उसके बेस पे पता करो कितने हैं। इनके एटॉमिक नंबर पता ही है हमें। नेक्स्ट है Fe3+ आयन इज मोर स्टेबल देन Fe2 बिकॉज, इसका क्या आंसर है? फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो 3 और 2 की, देखो क्या आ रहा है। 4 में से एक आंसर सही है, 4 में से एक आंसर सही है। ऐसे MCQ क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आने वाले हैं, MCQ क्वेश्चंस। इसका तो तुम्हें बताना कैसे लिखोगे। मैंगनीज का कितना एटॉमिक नंबर? 25। हाँ जी। तो 25 का मतलब क्या होता है? ये आपने लिखा 3d5 है और 4s2 है। ये s में जाते हैं, ये d में जाते हैं, बहुत आसान होता है। अब 3 जब Mn3+ बनेगा तो क्या होगा? तो ये दो s में से जाएंगे, एक इसमें 3d4 रह जाए, तो d में कितने रह गए? 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 4 हैं, क्योंकि d, ये d होता है। 1 2 3 4, d में 4 रह गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 1 2 3, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, d4। और अगर ये Cr3+ लिखोगे,
क्रोमियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 24 है। तो ये 3d5 4s1 होता है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये क्या रह जाएगा? 3d3। तो इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, इसमें 3। तो वेनेडियम का कितना होता है एटॉमिक? स्कैंडियम टिटेनियम के बाद वेनेडियम आता है, 23 होता है। 23 होता है। तो अगर ये 3 प्लस करूंगा इसमें कितने? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 2 बचेगा। तो 4 3 2, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ जी। तो फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने लगे? 4 3 2। इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। सबसे स्टेबल अब सबसे स्टेबल ये देखना है, 4 3 2 स्टेबल। देखो स्टेबिलिटी क्या है कि यहाँ पर जो जिसमें डी में 3 होंगे ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बोल लो डी में 3 किसमें है? यूरेनियम। डी 3 किसमें है? क्रोमियम में। हाँ जी। क्रोमियम 3 प्लस में, क्रोमियम 3 प्लस में। तो आंसर फिर हमारा ये आएगा। इसका क्यों होता है तुम्हें पता है कि ये D3 जो होता है इसे T2G3 भी लिखता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था ना, 1 2 3 ऐसे। तो ये T2G3 जो होता है ये स्टेबल होता है, ग्राउंड स्टेट में है 3। तो D3 को TTU3 लिखता हूँ मैं जब वो टूट जाते हैं। तो इसलिए आंसर तुम्हारा क्या निकला फिर? बी, मोस्ट स्टेबल। सी वाला होगा। मोस्ट 4 4 3 2 वाला ना? हाँ सी वाला होगा। ठीक है, अच्छा हुआ तुम मुझे ठीक करवा दिया। 4 3 2 और सबसे स्टेबल कौन सा बताया? क्रोमियम 3 प्लस। ये मोस्ट स्टेबल है। क्यों? रीजन पता लग गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है T2G3। तो आंसर कौन सा निकाला तुमने? सी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब तुम सो नहीं रही, जाग रही हो। अच्छा हुआ, पता लग गया क्या वो स्टूडेंट परेशान है कुछ। अब तुम्हें समझ आ गई। इसका मतलब तुम्हें समझ आ गया चैप्टर समझ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन कर रहे हो? हम 1 MCQ का क्वेश्चंस का यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, वो आपको मिलते हैं। तो सुन लेना बहुत ध्यान से, इससे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। इतने कि सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे हम किए होंगे। बस ध्यान से हर वीडियो को सब्सक्राइब किया हुआ है आपने तो वो सुन लेना। जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ 12th के लिए, हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उसको सुन लेना, बहुत काम आएंगे तुम्हारे। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, न्यूमेरिकल से लेके 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 सब कर रहा हूँ। तो अब आपको क्या लगेगा? 30 मिनट लगेंगे, सुन लेना वीडियो को, उसमें बहुत क्वेश्चन है, हर एक डिफरेंट चैप्टर्स के सब क्वेश्चन मिक्स्ड। अब नेक्स्ट का क्या आंसर है? कौन सा ज्यादा स्टेबल है, आयरन 2 या 3 प्लस? तो आयरन का कितना है जल्दी बताओ। एटॉमिक नंबर 26 होता है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो? बहुत आसान होती है। 3d6 4s2। हाँ, तुम्हें इतना मेरे से भी जल्दी याद हो गया, मुझे तो टाइम लगा था याद करने में, तो बहुत तेजी से याद कर रहे हो। तो 4s2 3d6 हो गया। अब जब 2 प्लस लिखूंगा तो 2 प्लस का क्या हुआ? 3d6। और 3 प्लस का क्या हुआ? तो बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल? 3d5। हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं, तुम्हें पता चला क्या? सारा तुम्हें आता 1 2 3 4 5। ठीक है, हाफ फील्ड है, 3d हाफ फील्ड है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो आंसर कौन सा निकला तुमने फिर इसमें से? 4 चॉइसेस दिए हैं, एक आंसर सही है, जल्दी बताओ कौन सा? मोर चार्ज ऑफ द एटम, मोर स्टेबल। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F2 is 3d5, F3 is 3d5। बी F2 has वाला। है, F2 has a larger size, ये कुछ नहीं। Fe3 और कलर्ड। तो कौन सा है? Fe2 प्लस का क्या निकला है? बी बी अरे नहीं। गलत लिखा है इसने, मिस्टेक है इसमें। हाँ हाँ जी। ये 3d6 होना चाहिए। ठीक है, आप हाँ क्वेश्चन जी। क्वेश्चन की मिस तो प्रिंटिंग अब बी वाला होगा। बी वाला होगा। थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब तुम्हें सारा बात समझ में आ गई। आई थैंक यू। तो ये फर्स्ट सेकंड लेक्चर था, खत्म हो गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए। अब हम आगे चलेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन आने वाले हैं और आगे जो बताएंगे उसमें भी क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। कल कितने बजे क्लास है? सेम टाइम। ओके, फिर कल मिलते हैं आपको 4 बजे। ओके, इनको सारे क्वेश्चन को ध्यान से लिख लेना। ये आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, यूट्यूब में सारा होगा, आप सुन लेना बहुत ध्यान से। इसी टाइप के क्वेश्चन, MCQ, रीजनिंग, असर्टिव क्वेश्चन, पैराग्राफ क्वेश्चन, इस तरह के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ओके।
सारे ओके कर सर। लेना इसको, बहुत सारे अपलोड कर रहे हैं हम, क्वेश्चन आंसर सारे चैप्टरों के कर रहे हैं, इनको सुन लेना, बहुत काम आएगा। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके, हो गया, ओके।